पहचान लिया है, अब उसी के अनुसार आपको निदानात्मक शिक्षण कराना है। ठीक है, तो ये रेमेडियल टीचिंग किसको कराना होता है या कौन करता है? रेमेडियल टीचिंग कौन करेगा बेटा? निदानात्मक शिक्षण कौन करता है? टीचर करेगा मैम। हाँ, सिंपली टीचर ही करेंगे, जो भी उसके टीचर उसको बच्चों को पढ़ाते होंगे। ठीक है, तो रेमेडियल टीचिंग में कई तरह की टीचिंग्स कराए जाते हैं, एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड, एज पर द यूनिकनेस ऑफ द चाइल्ड, एज पर द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड। उसी अकॉर्डिंग उसको रेमेडियल सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप किस किस प्रकार के किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाएगा साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। फिर आप देखेंगे, दूसरा देखेंगे एकेडमिक इंटरवेंशन। ठीक है, एकेडमिक को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, लर्निंग इंटरवेंशन और दूसरा टीचिंग इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये मेनली दो चीजों को हमको इसमें डिस्कस करना होगा। इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप, पहचान करने के उपरांत अब आप उसका निदान करते समय क्या क्या चीजें करेंगे, दैट इज इंटरवेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज साइकोलॉजिकल, इट मीन्स कि हमें ये मालूम करना है क्या बच्चे को मैथ्स एंजाइटी है, या क्या बच्चे में गणित के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है, निगेटिव एटीट्यूड रखता है, या बच्चे को मैथमेटिक्स फोबिया है। ठीक है, या बच्चे को अदर डिप्रेशन या इस तरह की चीजें कुछ इशू है। ठीक है बेटा, तो अगर आपको लगता है कि बच्चे में कुछ साइकोलॉजिकल इशू है तो उसके लिए उसे काउंसलर के पास भेजा जाता है। काउंसलर उसका एज पर द नीड सेशन डिसाइड करते हैं कि कितने सेशन में इस बच्चे को हमें क्या क्या चीजें समझानी है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अगर उसके अंदर निगेटिविटी भरी हुई है तो काउंसलर खुद सोचेंगे कि कैसे इसको पॉजिटिव किया जाए, या मैथमेटिक्स फोबिक है तो कैसे क्या कौन सी स्ट्रेटजीज लगा करके इसके अंदर मैथमेटिक्स फोबिया को हटाया जाए। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है एकेडमिक, यानी कक्षा में साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ढंग से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है ना, तो उसी के लिए यहाँ पे टीचर का रोल होगा कि टीचर क्या क्या कक्षा में कराएंगे, या कक्षा के उपरांत उसको अगर ट्यूटोरियल क्लासेस की आवश्यकता है तो वो दिया जाए, कितना दिया जाए, कितनी मात्रा में दिया जाए, या पेरेंट्स के साथ कुछ कोलैबोरेट करके होम सर्विसेज दी जाए, तो वो टीचर डिसाइड करते हैं। ठीक है, इस पे आने से पहले हम ये पूछना चाहेंगे आप लोगों से कि रेमिडियल प्रोग्राम जो होते हैं, निदानात्मक कार्यक्रम होता है, उसका बेसिक लक्ष्य क्या होता है, मुख्य कार्य क्या है इसका? बताइए। सब साइलेंट हो। मैम जो बच्चे के रेमेडियल विकास प्रोग्राम। बोलो। जो बच्चे के विकास में जो बाधाएं आती हैं उनको या तो खत्म करना या फिर कम करना, यही होता है मैम। मैम, बच्चे को ठीक जो है। अधिगम करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको दूर करना। हम्म सही है, दोनों ही सही है आप लोग। देखिए, रेमेडियल प्रोग्राम कह सकते हैं कि हम उस समय देते हैं जब टीचर को ये लगता है कि बच्चे को कितना जानना चाहिए, ठीक है, और कितना वो जानता है। इस जो गैप है उसको फिल करने के लिए रेमेडियल प्रोग्राम दिया जाता है। सपोज अगर क्लास 1 का विद्यार्थी है, ठीक है, और अभी तक वो 1 2 भी नहीं लिख पा रहा है ना,
व्हाट ही नो, मतलब एट द प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि वो 1-2 भी ढंग से नहीं लिख पा रहा है, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है कि क्लास 1 के विद्यार्थी को कम से कम ABCD 1 से लेके 100 तक, गिनती टेबल 1 से लेके 5 तक, ये सब चीजें आनी चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेड। और लेकिन कंडीशन उसका क्या है बेटा कि अभी वो 1-2 ही नहीं लिख पा रहा है। तो इसी गैप को फिल करने के लिए हम रेमेडियल प्रोग्राम देते हैं, ठीक है। रेमेडियल प्रोग्राम आर यूज्ड टू फिल द गैप इन बेसिक स्किल्स, ठीक है, जो क्या वो जानता है और क्या जानना चाहिए। गैप दूर करने के लिए रेमेडियल सर्विसेज यानी प्रोग्राम को दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या क्या रेमेडियल प्रोग्राम दिया जा सकता है, थोड़ा आइडिया दोगे? एज ए टीचर, नॉट एज ए साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर, एज ए टीचर, what kind of services या what kind of remedy you will provide to your student who मैम reside जैसे in your डॉक्टर हो गया और साइकेट्रिस्ट हो गया और इरिटेशन हो गया जैसे, और आपके ये स्पेशल एजुकेटर, ये सब हो गए। नहीं नहीं, ये तो रोल हम, वो तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होगी जिससे लोग होते हैं। यस मैम, यस हमें अब मैम। पूछना है कि मैम शिक्षक क्या क्या कर रहा है रेमेडियल टीम के लिए। मैम पहले स्टूडेंट को जो है वो वर्ड्स का नॉलेज कराएंगे, मतलब कि जो डिजिट है उनका नॉलेज कराएंगे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। फिर मैम सिंबल्स का नॉलेज कराएंगे। नहीं नहीं, मैं इन जनरल पूछ रही हूँ। जैसे अभी तो मुझे पता चला, जैसे वो एग्जांपल दिए थे कि क्लास 1 के बच्चे को 1-2 नहीं आ रहा है, तो उसके सापेक्ष में आप बता रहे हो इन जी जनरल मैम। रेमेडियल टीचिंग क्या कराएंगे आप? मैम मतलब क्या जनरल क्या में तो चीजें रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत आपको करना होगा या रेमेडियल मैम जन प्रोग्राम के अंतर्गत? मैम जैसे हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं जब, तो उसमें मैम नॉर्मली तो जब बच्चा आता है तो पहले उसका पूर्व ज्ञान लेते हैं कि मतलब इसको कितना मालूम है। और फिर उसी के आगे उसी बेस पे जैसे कि अब हमने एक क्लास फर्स्ट के बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, तो उसको देख लेता हूँ कि 1 2 4 आता है कि नहीं आता है। फिर मैम उसको जो ऐड करना या सब्ट्रैक्शन करना, फिर वो मैम बताते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि बच्चे का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ठीक है। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे रिसर्च किए गए हैं जो कि उस पर्टिकुलर बच्चे पे उसके डिफिकल्टीज के अकॉर्डिंग सूट करता है, ठीक है। यानी जो भी शिक्षण विधि हम लगाएंगे विद्यार्थी के लिए पढ़ाने के लिए, दैट शुड बी रिसर्च बेस्ड, ठीक है बेटा। दूसरी चीज देखेंगे कि कोई भी हम उसको गणितीय संबंधित समस्या समझा रहे हैं तो उसका प्रॉपर एनालिसिस करके, यानी स्टेप बाय स्टेप, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ करके उस विद्यार्थी को के समक्ष रखना है और उसी की तरह उसको समझाना है, ठीक है। अभी हम लोग ये नहीं डिस्कस करें कि बच्चे को एडिशन में प्रॉब्लम है या बच्चे को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम है। इन जनरल हमें क्या किस तरीके से डील करना है, ठीक है। स्पेसिफिक इशू पे तो बाद में जाया जाता है। अगली चीज हम देखेंगे कि विद्यार्थी का पेस कैसा है, मतलब किस रफ्तार से विद्यार्थी चीजों को समझ रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप एज ए टीचर बुलेट ट्रेन चला रहे हैं और विद्यार्थी मालगाड़ी की तरह हो। तो आपको उसके पेस के अकॉर्डिंग डील करना है, उसके गति के अकॉर्डिंग, कितनी गति से गणितीय समस्या को समझता है, हल करता है, ठीक है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि आप जो भी उसको सेशन में पढ़ा रहे हो या समझा रहे हैं उसका रेगुलर रिव्यू लेते रहें, प्रॉपर समीक्षा होनी चाहिए। आपको ये समीक्षा खुद करनी है और निरंतर करना होगा, ठीक है। रेगुलर रिव्यू अत्यंत आवश्यक होता है, अदरवाइज होगा क्या, जैसे आपने 1 सप्ताह पढ़ा फिर 1 सप्ताह के बाद उसकी कॉपी को चेक कर रहे हैं या सारी चीजों को देख रहे हैं,
तो पर्टिकुलर मंडे को उसने क्या प्रॉब्लम फेस किया था और वही प्रॉब्लम क्या परसिस्ट कर रहा है ट्यूसडे को। ऐसा तो नहीं कि मंडे वाले इशू में जो आपने प्रॉब्लम दिया था वो लगातार उस चीज को यूज करता जा रहा है, तो एक सप्ताह तक वो गलत ही समझ रहा होगा। तो आपको रेगुलर रिव्यू बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट हो जाता है आपका री बच्चे को होता है ना कि जैसे आज हम जीतते हैं, आज हमारा बर्थडे होता है तो मुझे आज ही केक और पार्टी चाहिए होती है। 50 दिन या 5 दिन के बाद अगर देता है तो उसकी वैल्यू हमें कुछ खास नहीं लगती। इस पढ़ाई के केस में भी ऐसा ही है। अगर विद्यार्थी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए। अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम करते समय उसने थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया इस तरीके का, तो वहां भी रीइंफोर्समेंट आवश्यक होता है। ठीक है, एज पर देयर परफॉर्मेंस टीचर को प्रॉपर रीइंफोर्समेंट देना चाहिए और उसी समय देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है आपका कि आप मैथमेटिक्स कहा भी जाता है कि विदाउट प्रैक्टिस आप मैथ्स नहीं सीख सकते हैं। तो एज ए टीचर आपको रेगुलर एक्सरसाइज करानी है, रेगुलर प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जो पढ़ाया जा रहा है बेटा? यस मैम। नेक्स्ट चीज आप जी देखेंगे मैम। कि अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी हमने पढ़ाते समय विद्यार्थी के लिए यूज किया है, उस स्ट्रेटजी से बच्चा पढ़ ले रहा है, तो हमें वही सेटिस्फाई नहीं हो जाना चाहिए। एज ए टीचर हमें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच और यूज करना चाहिए। हो सकता है कि अगला जो अप्रोच एज ए टीचर आप यूज कर रहे हो वो ज्यादा अच्छा बेटर बच्चे को समझ में आए, है ना। तो यू शुड यूज डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट अप्रोचेज वाइल टीचिंग। एक ही पे स्टैटिक नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ अरे इससे तो सीख ही जा रहा है तो अगला क्यों सिखाए, उस विधि से क्यों कराए। डिफरेंट अप्रोच लेकर के डिफरेंट वे में बच्चे को डील करना है आपको। और नेक्स्ट चीज जो है आपको इंडिविजुअल अटेंशन। हो सकता है कि आप जो ट्यूटोरियल सेशन ले रहे हो या क्लास ले रहे हो उसमें 5 से 6 इस तरह के विद्यार्थी हो, लेकिन आपको प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे की नीड, उसकी यूनिकनेस, उसकी इंडिविजुअलिटी अलग अलग होती है। ठीक है, अगली चीज है आईपी तैयार करना। आईईपी टर्म शायद अवगत होंगे आप लोग इससे। आईपी क्या होता है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। जी, यानी ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ आपके लिए बना हो, एक पर्टिकुलर विद्यार्थी के लिए बनाया गया हो। तो टीचर को आईपी भी तैयार करना होता है। आईपी में वो देख लेंगे कि हमारा इस 1 घंटे का सेशन का क्या लक्ष्य है, अगले 7 दिन मुझे क्या कराना है, या अगले 1 महीने तक क्या क्या कराना है, और बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा कैसा हो रहा है। इनकेस मैं आईपी रहने से ये फायदा होता है बेटा, अगर टीचर बाई चांस 2 डेज 3 डेज किसी कारणवश नहीं आए तो कोई दूसरा शिक्षक भी उस आईपी का अध्ययन करके नेक्स्ट क्या कराना है उसको करा सकते हैं। तो आईपी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो एज ए टीचर इन सेशन में प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आपके रेमेडियल टीचिंग के दौरान होता है या टीचर को कराना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। बाकी बच्चों को मैम पूछे। हिमांशु बताओ जरा, एक पहला पॉइंट बताओ। मैम कौन सा वाला? जो अभी पूछी हूँ, रेमेडियल टीचिंग। मैम स्टूडेंट को उसका जो प्रेजेंट स्टेटस है वो देखना चाहिए। और ठीक है, मैम बस बस वहीं रुको। दीक्षा तुम बोलो। मैम हमको ना डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस भी अप्लाई मतलब करके देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक ही अप्रोच अगर यूज़ कर रहे हैं बच्चा उससे सीख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको सिर्फ वही कंटिन्यू करना चाहिए। हमें दूसरी दूसरी अप्रोचेस से भी देखना चाहिए कि बच्चा वो सीख पा रहा है या नहीं।
चलो आशीष आप बताओ। मैम हम इसका यूज कर रहे हैं वो रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए। चलिए बिंदु आप बताइए। डिफरेंट मैम डिफरेंट आईपी प्रोग्राम भी रखना चाहिए जिससे क्या बच्चा समय समय पे वो कर सके। अगर टीचर नहीं है तो फिर क्या कहते हैं दूसरे टीचर भी आईपी को स्टडी करके फिर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है क्रांति आप बताइए। क्रांति यस मैम। बोलो बेटा। निरंतर अभ्यास, निरंतर यस। समीक्षा, प्रॉपर रीइंफोर्समेंट। हम्म जी। विद्यार्थी के गति के अनुसार शिक्षण कराना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप टीचिंग होनी चाहिए, है ना। इंडिविजुअल अटेंशन पे करना चाहिए। यही सारी चीजें आपके रेमेडियल प्रोग्राम के अंतर्गत। क्लियर है आज का सेशन? Yes, ma'am. जी। यस तो मैम। अगला जो थर्ड यूनिट है वो आपका असाइनमेंट है मेंटल मैथ्स। मेंटल मैथ्स होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आप सब यूनिट्स देखिएगा। लेकिन शायद कुछ बच्चों को उसमें दिक्कत हो रही है यूनिट 3 में। अनीता और हिमांशु का मैसेज आया था। और भी किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है इस यूनिट में? अच्छा जी, चलिए इसको करिएगा, है ना। 30 जून तक बना करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा पीडीएफ फाइल में। Okay, ma'am. मैम सेकंड यूनिट से हाँ बन जी बोलो। हाँ क्या बोल रहे हो हिमांशु? मैम सेकंड यूनिट से बना सकते हैं असाइनमेंट? 3 में मैम क्या सेकंड दिक्कत है? यूनिट से असाइनमेंट बना सकते तांत्रिक हैं? गणित नहीं जानते हो? मुझे तो लगा ये इजी यूनिट होगा इसलिए इसको दी थी। हम्म मैम कोशिश करेंगे कोशिश बनाने की। करिएगा। बना लेंगे अगर नहीं कुछ तो कम assignment। से कम 20 क्वेश्चन या जी 25 मैम। प्रश्न ऐसे बना दो जो मेंटल मैथमेटिक्स वाले हो। वो भी कंसीडर कर लूंगी मैं। हाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ओके मेंटल मैम। मैथमेटिक्स वाले, वो भी आप कर सकते हैं, कोशिश करिए। यस मैम, यस मैम। ठीक है, चलिए फिर अगले दिन हम लोग यूनिट 4 डिस्कस जी करेंगे मैम। मैम जिसमें क्वेश्चन डिफरेंट मेंटल टाइप। बेस्ड होने चाहिए ना? हाँ हाँ, यूनिट 4 में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे।